पंचायत चुनाव के मतदान के बीच पूरे राज्य में जबरदस्त हिंसक घटनाएं घट रही हैं। अभी अभी मालदा के एक पोलिंग बूथ पर बमबाजी की खबर आ रही है। दोस्तों, बंगाल जल रहा है। अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो आपको लगेगा जैसे बंगाल में कोई सिविल वॉर चल रही है। आज हमारे देश की यूथ जहां बिग बॉस में इंटरेस्टेड है, चॉकलेट डे हमारी कंट्री में गूगल पे सबसे ज्यादा बार सर्च हुआ है, MS धोनी के बर्थडे पे आपको ज्यादा आर्टिकल मिल जाएंगे। ऐसे में मेरे लिए जरूरी हो जाता है आपको बताना कि बंगाल में आज क्या चल रहा है। बंगाल में आज पंचायती इलेक्शंस हैं जिसमें 61,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ्स पर वोटिंग होगी। ये इलेक्शंस डिसाइड करेंगे वेस्ट बंगाल की रूरल गवर्नमेंट को। दोस्तों, पंचायत इलेक्शंस किसी भी इंडियन स्टेट में सबसे छोटे लेवल के इलेक्शंस माने जाते हैं। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि इन ग्रामीण इलेक्शंस का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और शहरी लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन वेस्ट बंगाल की ये स्टोरी बिल्कुल अलग है। यहाँ ये इलेक्शंस पूरे देश में पॉपुलर हो चुके हैं और इसका कारण है बंगाल में हो रही चुनावी हिंसा। हालात इतने खराब हैं कि इलेक्शन से पहले ही अभी तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। रूलिंग पार्टी के गुंडे लगातार अपोजिशन कैंडिडेट्स को टारगेट कर रहे हैं। कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करने से रोका जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बात ना मानने पर क्या हुआ ये आप हत्या और मारपीट के आंकड़ों से समझ ही सकते हैं। ये पल्लवी मिस्त्री हैं जिनकी उम्र 24 साल है। इन्होंने जिला परिषद 64 से इलेक्शन में खड़ा होने के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन इसके बाद इनके साथ क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। पल्लवी को गुंडों ने रेप और उनके बेटे राजदीप मिस्त्री को जान से मारने की धमकी दी। अब उनकी पूरी फैमिली कोलकाता के माहेश्वरी सदन में छुप के रह रही है। सत्यापर्णा सरदार बताती है कि अगर वो इलेक्शन जीत भी गई तो भी वो अपने गांव में वापस नहीं जा पाएंगी। दोस्तों, इस डर के माहौल को समझने की कोशिश कीजिए। ये हिंसा ना ही तो किसी का जेंडर देख रही है, ना उम्र, ना रिलीजन। आसमा खातून जो कि एक मुस्लिम महिला हैं, उन्होंने बताया कि कैसे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जब वो गवर्नमेंट ऑफिस में गई तो रूलिंग पार्टी के गुंडों ने उनको गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने ही जान से मारने की धमकी दी। डर का माहौल इतना ज्यादा था कि अस्मा को पूरा एक दिन गवर्नमेंट ऑफिस में छुप के बिताना पड़ा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, स्टेट पुलिस और वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन ने भी कोई वैलिड एक्शन नहीं लिया। ऐसे में इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी और निष्पक्षता पर सीधे सीधे सवाल उठता है। इलेक्शन कैंपेन्स में बॉम्ब मार दिए जाते हैं, बड़े बड़े हथियार लेके वो लोग घूम रहे हैं। 8,000 नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हो चुके हैं, 20,000 हथियारों को सीज कर लिया गया है। इसलिए ये मामला बंगाल हाई कोर्ट में गया और कोर्ट ने पोलिंग बूथ्स पर सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने के ऑर्डर्स दिए ताकि इलेक्शंस सही ढंग से हों। हाई कोर्ट जज ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री रही है इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस की, इसलिए सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना सही होगा। लेकिन हाई कोर्ट के इन ऑर्डर्स को वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की जजमेंट को अपहोल्ड करते हुए सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने के ऑर्डर्स दे दिए। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कमीशन ने 30 जून को इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी की जिसमें कहीं भी सेंट्रल फोर्सेस को पोलिंग बूथ्स पर डिप्लॉय करने के ऑर्डर्स नहीं थे, बल्कि कमीशन ने ऑर्डर दिया कि सेंट्रल फोर्सेस को बस नाका चेकिंग और सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाएगा, ना कि पोलिंग बूथ्स पर या इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेस पे। दोस्तों, बंगाल की हिस्ट्री रही है इलेक्शन के टाइम पे हिंसा की। वहां अक्सर इलेक्शंस के टाइम पे खून खराबा देखा गया है, जैसे कि 2003 के पंचायत इलेक्शंस के टाइम पे 70 लोगों की हत्या के मामले सामने आए थे। फिर 2007 में CPI और TMC लीडर्स के बीच में लड़ाई हुई जिसमें 14 लोग मारे गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग खून की होली खेल रहे हैं। फिर 2008 में 36 लोग मारे गए। फिर 2018 में 23 लोगों की हत्या हुई। 2021 असेंबली इलेक्शंस के बाद TMC के गुंडों ने 70 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी। बीजेपी वर्कर्स की फीमेल का रेप हुआ था। कुछ जगहों पर तो फीमेल्स के कपड़े सड़क पे ही उतार दिए गए और उनका सड़क पे ही रेप कर दिया। 60 साल की दुर्गा मुखर्जी बताती हैं कि TMC के हैवानों ने उनका रेप उनके परिवार के सामने किया था, जहां उनका 6 साल का पोता भी ये सब देख रहा था। 17 साल की बच्ची पूजा की आप बीती सुन के आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। पूजा ने बताया कैसे उन्हें 4 लोगों ने घसीटा और जंगल में ले गए, जिसके बाद सबने एक एक करके 1 घंटे तक उनका रेप किया। वो भी बस इसलिए कि उनकी फैमिली एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो कर रही थी और वो एक स्पेसिफिक रिलीजन धर्मा के लोग थे। खुद सेंट्रल मिनिस्टर नित्यानंद राय ने कहा है कि 2017 से 2019 के बीच में पॉलिटिक्स की वजह से बंगाल में 230 हत्याएं हो चुकी हैं
दोस्तों ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन का हाल बहुत खराब है। आए दिन हत्या, रेप, इलीगल इमिग्रेशन, रंजिश की खबर वहां से आती रहती हैं। बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगनानम ने अपनी एक जजमेंट में बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन पर दुख जताया था। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने में कोर्ट को 12 बार इन मुद्दों में इंटरवीन करना पड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति कैसी होगी। ऐसे माहौल में क्या आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की कल्पना कर सकते हैं? इतनी गंदी हिस्ट्री और क्रिमिनल प्रेजेंट होने के बाद भी वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने से कतरा रहा है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को चैलेंज करने में स्टेट गवर्नमेंट का साथ देता है। ये सब देख के तो मुझे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे भी अब शक हो रहा है। खुद बंगाल के गवर्नर कमीशन से नाराज हैं। 8 जून 2023 को बंगाल गवर्नमेंट राजीव सिन्हा को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करती है। राजीव सिन्हा ममता बनर्जी के एक ट्रस्टेड ऑफिसर हैं। बंगाल गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और आते के साथ ही राजीव सिन्हा ने इलेक्शन नोटिफिकेशन को जारी कर दिया और तब से लेके अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोर्ट के जजमेंट्स को चैलेंज कर रहे हैं। एक निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन का हेड होने के बाद भी कोर्ट्स और गवर्नर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ इनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन पे ये शक कुछ हद तक सही भी लगता है। दोस्तों बंगाल के इलेक्शंस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वहां कभी इलेक्शन ठीक ढंग से हुए ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको 2018 के पंचायत इलेक्शंस का एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। 2018 के इलेक्शंस में रूलिंग टीएमसी ने 90% सीट्स जीती थी, जिसमें से 34% सीट्स वो बिना इलेक्शन लड़े ही जीत गए थे, जिसका कारण था 34% सीट्स पर ओपोजिशन कैंडिडेट्स का ना खड़ा होना। 17% ओपोजिशन कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था, क्योंकि उस वक्त भी ओपोजिशन को वहां डराया धमकाया गया था। इस बार भी टीएमसी 10% सीट्स को बिना चुनाव लड़े ही जीत चुकी है, क्योंकि सामने कोई कंटेस्टेंट है ही नहीं। दोस्तों इस बार भी रूलिंग पार्टी के गुंडे नहीं चाहते कि कोई उनके खिलाफ नॉमिनेशन फाइल करे, इसलिए ये दंगे देखने को मिल रहे हैं। इन दंगों का ये सबसे बड़ा कारण है। इस डेटा को देख के आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन सही ढंग से वहां हो ही नहीं रहे हैं। अक्सर हमारे देश में ओपोजिशन ईवीएम पे सवाल उठाता है। अक्सर हमारे देश में ओपोजिशन ईवीएम पे सवाल उठाता है, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठाता है। लेकिन आज वो ओपोजिशन आपको कहीं भी ममता एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं दिखाई देगा। डॉग राठी जैसे यूट्यूबर्स बंगाल वायलेंस पर अब वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन लोगों का टारगेट क्लियर है। वो बस आपको एंटी बीजेपी कंटेंट दिखाना चाहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जो बीजेपी के अगेंस्ट है, उनके खिलाफ डॉग राठी और ओपोजिशन कभी खड़ा ही नहीं होता। कांग्रेस अक्सर इलेक्शंस में चीटिंग का शक जताती है, लेकिन यहां पूरे तरीके से वो ममता बनर्जी को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों इसका कारण है 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शंस, जिसमें सारी ओपोजिशन पार्टीज बीजेपी के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाने जा रही हैं। वो आपस में अब नहीं लड़ेंगे। The 12th of this month in Patna. However, then it was postponed to in Bihar to take place on the 23rd of June. Opposition leaders meet was postponed to. बंगाल की डेमोक्रेसी पे, मीडिया की इंडिपेंडेंस पे अब नेशनल पार्टीज चुप क्यों हैं? सोचिए आप। बंगाल में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, टीएमसी पर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन फिर 2024 के जनरल इलेक्शंस के लिए एक साथ खड़े भी हो जाते हैं। आपको समझना चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी कैसे वक्त के साथ चेंज हो जाती है। ये गलत का ठीक से विरोध और सही का ठीक से समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं और देश चलाने के ख्वाब देखते हैं। दोस्तों अब ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आखिरकार सभी पॉलिटिकल पार्टीज इन छोटे छोटे इलेक्शंस को जीतने के लिए इतनी तत्पर क्यों हैं। इन इलेक्शंस के रिजल्ट के 2 दिन बाद 13 जुलाई को सभी ओपोजिशन पार्टीज की बेंगलुरु में मीटिंग है, जिसमें वो रूलिंग बीजेपी के अगेंस्ट अपना प्लान सेट करेंगे। अगर टीएमसी को इन पंचायत इलेक्शंस में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो ममता बनर्जी ओपोजिशन मीटिंग में 2024 जनरल इलेक्शंस के लिए ज्यादा सीट्स पर इलेक्शन लड़ने की मांग कर पाएंगी। उनके पास एक अपर हैंड होगा, जिससे वो दूसरी पार्टीज को कन्विंस कर पाएंगी। टीएमसी एक नैरेटिव सेट कर पाएगी कि बीजेपी की एंट्री के बाद भी बंगाल में लोग टीएमसी को ही पसंद करते हैं, जिससे उन्हें 2024 जनरल इलेक्शंस में भी फायदा हो सकता है। और साथ ही साथ टीएमसी के पास अपनी करप्ट इमेज को साफ करने का ये अच्छा खासा मौका है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल में बढ़त बनाकर लोकसभा इलेक्शंस की तरफ जाना चाहती है। दोस्तों ये इलेक्शंस लोकसभा इलेक्शंस के लिए नैरेटिव सेट करेंगे।
इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज इनको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती। अब एक नजर डालते हैं ग्रामीण बंगाल पर और वहां के मुद्दों पर। बंगाल एक एग्रीकल्चरल स्टेट है जहां 70 लाख से ज्यादा परिवार एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। बंगाल के फार्मर्स की कंडीशन बहुत खराब है, उनकी इनकम नेशनल एवरेज से भी कम है। 65% फार्मर्स के पास खुद की जमीन ही नहीं है, ये लोग वहां मजदूरों की तरह काम करते हैं। लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत तेजी से बढ़ने लग रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक फार्मर के पास बस 0.35 हेक्टेयर लैंड ही है। इतनी कम जगह में कोई फार्मर कैसे इनकम जनरेट कर सकता है? इंडिया में जहां खेती पे निर्भर एक परिवार 3800 रुपीज कमाता है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल का एवरेज बस 1500 का ही है। इरिगेशन कॉस्ट भी फार्मर्स के लिए परेशानी खड़ी कर देती है। डीजल के हाई प्राइसेस की वजह से फार्मर इरिगेशन भी अफोर्ड नहीं कर पाते। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज करने से वो इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो बहुत सी बार उन्हें यूज ही नहीं करना जानते, उन्हें नॉलेज ही नहीं होती और उन्हें अफोर्ड करना भी इन गरीब किसानों के लिए मुश्किल है। ऐसे में सरकार को फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। एक सर्वे के अनुसार 70% फार्मर्स का मानना है कि उनको फसलों का सही दाम ही नहीं मिलता, जिसके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट और मिडल मैन को दोषी ठहराते हैं। राजू मुखर्जी ने बताया कि वो एक पोटैटो फार्मर है, लेकिन स्टेट में कोल्ड स्टोरेज की कमी होने की वजह से उन्हें आलू की फसल को सस्ते में ही बेचना पड़ता है। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 34% किसान गरीब हैं। एग्रीकल्चर जॉब्स लगातार कम हो रही हैं, जिसकी वजह से कोलकाता जैसी सिटीज में लोग माइग्रेट कर रहे हैं और सिटीज में धीरे धीरे स्लम्स और इलीगल एंक्रोचमेंट बढ़ रहा है। दोस्तों, एग्रीकल्चर की इतनी भयानक स्थिति के बाद भी किसान नेता राकेश टिकैत बंगाल गए थे ममता बनर्जी को असेंबली इलेक्शंस में सपोर्ट करने। वहां उन्होंने लोगों से बीजेपी को वोट ना करने की अपील की थी। राकेश टिकैत अक्सर बोलते हैं कि उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है और वो बस किसान को उनका हक दिलाना चाहते हैं। लेकिन ये सब देख के तो कुछ और ही लग रहा है, क्योंकि वो दूसरे स्टेट्स में भी जा सकते थे, लेकिन एक ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना जो खुद किसान विरोधी हो, ये कहाँ तक सही है? ये किसान हित में बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी आंखों से ये पर्दा हटाना चाहता हूँ। बात अगर रोजगार की करें तो वहाँ फार्मिंग में रोजगार कम होता जा रहा है। 70% लोग इसकी वजह से माइग्रेट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में लोग अब ज्यादा काम करते हैं, लेकिन 90% कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैजुअल हैं, जिनकी सैलरीज और पर्क के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मनरेगा, जो गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कैजुअल वर्कर्स को रोजगार मिलता था, वो आज स्टेट में बंद हो चुका है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने करप्शंस के चलते नरेगा के फंड्स को फ्रीज कर दिया है। रूलिंग टीएमसी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी मानती है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया कि स्टेट में 1,40,00,000 नरेगा कार्ड होल्डर्स हैं, जिसमें से 15 लाख कार्ड होल्डर्स फेक हैं। दोस्तों, इन 15 लाख कार्ड्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट कितने सालों से बेकार में ही सैलरी दिए जा रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट हों। ये बहुत संगीन मामला है। दोस्तों, इलीगल इमिग्रेंट कैसे आपके देश को तबाह कर सकते हैं, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। पॉलिटिकल सर्वे में ये पाया गया है कि 68% लोग करप्शन को इन इलेक्शंस में सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। पीएम ग्रामीण आवास योजना की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट गरीब लोगों को एक पक्का घर देना चाहती है। इस स्कीम को स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है। ग्रामीण बंगाल में इसके लिए 46 लाख लोगों को रजिस्टर किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा रूलिंग पार्टी टीएमसी के लोग रजिस्टर हुए थे, जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन और रिफॉर्म्स के बाद आशा वर्कर्स ने 5.5 लाख लोगों के नाम इस लिस्ट से डिलीट किए। इन लोगों के पास खुद के बड़े बड़े घर हैं, खुद की कार हैं और सिटीज में एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, ये करप्शन नहीं है तो क्या है? फिर ऑपोजिशन और डॉग राठी जैसे लोग बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इंस्टीट्यूशंस को पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज करती है। खुद आशा वर्कर्स ने बताया है कि उन्हें ये एक्सरसाइज करते वक्त बहुत डर लगता था। रूलिंग पार्टी के गुंडे उन्हें अक्सर धमकियां देते थे। इस डर के माहौल को समझने की कोशिश कीजिए। बंगाल हमारे ही देश का एक हिस्सा है। करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 50 करोड़ बरामद हुए थे। अर्पिता मुखर्जी एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी की एक क्लोज फ्रेंड है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का मानना है कि ये पैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुए घोटाले के हैं। अर्पिता को बहुत बार पार्थ चैटर्जी के साथ देखा गया है। साथ ही अर्पिता ने पार्थ चैटर्जी के लिए इलेक्शन में कैंपेन भी किया था। खुद चीफ मिनिस्टर के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर कोयला घोटाला और टीचर रिक्रूटमेंट घोटाले के लिए मुकदमा चल रहा है। टीएमसी लीडर अनुब्रता मोंडल कैटल स्मगलिंग केस में दिल्ली जेल में बंद है। दोस्तों, करप्शन के मामले में बंगाल की हालत बहुत खराब है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, एजुकेशन घोटाला, इन सब की वजह से बंगाल के एजुकेशन सिस्टम पे बहुत खराब असर हुआ है, जहां 90% रूरल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं।
राजू चैटर्जी कहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। ग्रामीण बंगाल की इतनी खराब स्थिति होने के बाद भी टीएमसी गवर्नमेंट वहां एक न्यू रिच बिजनेस सोसाइटी को बनाने में लगी है, जिसमें बिजनेस में एंगेज लोगों को टीएमसी हाई प्रोफाइल रोल देती है, जिससे वो लीडर्स स्टेट के रिसोर्सेज को यूज करके अपने बिजनेस को और भी ग्रो करते हैं। ये करप्शन का एक नया तरीका है रूलिंग पार्टी का। अगर हम पिछले 2 असेंबली इलेक्शंस में टीएमसी लीडर्स के एसेट डिक्लेरेशन रिपोर्ट को एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि बिजनेस प्रोफेशन वाले टीएमसी लॉ मेकर्स का नंबर 40% से बढ़ा है। पहले जहां 67 कैंडिडेट्स का ही प्राइमरी प्रोफेशन बिजनेस था, अब ऐसे 95 टीएमसी लॉ मेकर्स हैं। ये लोग स्टेट में टॉप पोजीशन पे पहुंचकर पब्लिक रिसोर्सेज को यूज करने लग रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। 2021 असेंबली इलेक्शंस में टीएमसी लीडर्स की एवरेज नेटवर्थ 2 करोड़ 85 लाख थी। वहीं दूसरी तरफ रूरल हाउस होल्ड्स की एवरेज नेटवर्थ बस 8.5 लाख ही है। डांग मेजिया, जिसे लंग्स ऑफ मेजिया इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है, इस एरिया में एक डीप फॉरेस्ट है। यहाँ टीक, साल जैसे बड़े बड़े पेड़ थे। 6 महीने में इस जंगल को काट दिया गया। ग्रामीण लोगों को ये बोला गया कि यहाँ भूत रहते थे, जिसकी वजह से गांव के लोग मर रहे थे, इसलिए जंगल काटना जरूरी था। लोकल फॉरेस्ट रेंजर ने कहा कि ये सब टीएमसी लीडर्स की मिलीभगत है। गांव के लोगों को भूत से डराकर करोड़ों के जंगलों को इन लोगों ने काट दिया। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? दोस्तों, बंगाल में करप्शन केसेस की गिनती बहुत लंबी है। इस वीडियो को देखने वाले बहुत लोग नॉन बंगाली होंगे, किसी और स्टेट में रहते होंगे। मैं उन सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि बंगाल की इस कहानी को देखकर अनदेखा मत कीजिएगा। बंगाल हमारे देश का ही एक हिस्सा है। हमें अपने भारत के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें और अपने भारत को इलीगल इमिग्रेंट से बचाने के लिए एनआरसी और सीएए जैसे कानूनों की सरकार से मांग करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरा साथ दीजिए। फेक न्यूज एजेंसीज के इस जमाने में मेरा इरादा आपको सच दिखाने का है। सभी फैक्ट्स जो इस वीडियो में यूज किए गए हैं वो पूरे तरीके से सच्चे हैं। जय हिंद।